नितिन मुरार का नाम तो सुना है मैंने। जी सर। लाइक शायद ऑप्शंस के ज़रिए सुना है कि आप जी कहते हैं कि आप ऑप्शंस के एक्सपर्ट हैं। जी सर। तो आप मुझे प्रूव कीजिए आप ऑप्शंस के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मुझे ऑप्शंस नहीं आता है। मेरा कन्फेशन है, डिस्क्लेमर समझो या कन्फेशन करो, या आप कह सकते हैं कि मैं एक चार्टिस्ट हूँ। चार्टिस्ट देखते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम। मैं तो वॉल्यूम भी नहीं देखता। और ऑप्शंस का एक अलग ही एक एक्टिविटी है जो कि डेरिवेटिव्स एनालिसिस कहते हैं। तो आप ऑप्शंस के एनालिसिस कहेंगे या डेरिवेटिव्स एनालिसिस कहेंगे नितिन? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर, क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठा हूं और ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज से 30 साल पहले मैं आपको देख करके टेक्निकल्स के बारे में मैं मैनिफेस्ट करता था कि मैं भी सीखूं इस चीज़ को। और ये करीब करीब 2004 और 2000 के आसपास की बात है। करेक्ट। तो आप मेरे लिए सर आइडल हैं। आप उदयन मुखर्जी जी के साथ जब आते थे तो और मैं आपके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं उस समय भी सोचता था कि कैसे ये की जाती है। हाँ। तो आज मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ और ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आपने बोला कि ऑप्शन एक्सपर्ट हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। आपसे अच्छा टेक्निकल्स में मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी होगा जिनकी इतनी अच्छी पकड़ होगी टेक्निकल एनालिसिस में। और आपके यूट्यूब चैनल पे मैं रेगुलर आपका वो व्यू देखता हूँ कि कल मार्केट क्या होने वाला है। हाँ। तो मैं ऑप्शन एक्सपर्ट लोग मुझे बोलते हैं, बट मैं अभी भी आपके चैनल को फॉलो करता हूँ और हर दिन जो आपका व्यू आता है कि कल मार्केट क्या होने वाला है, वो एपिसोड में देखा करता हूँ। और आज सुबह भी मैं वो देख करके आ रहा था। 26 तारीख को आपने प्रेडिक्शन दी थी कि मार्केट में 23,900 का रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट घूमेगी और एक बार 23,500 आएगी और बैंक निफ्टी में भी मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगी। तो बहुत अच्छी टेक्निकल आपकी पकड़ है सर। और जैसा ऑप्शंस है, तो आप तो टेक्निकल लास्ट 40-50 सालों से कर रहे हैं और मैं ऑप्शंस लास्ट 20-22 सालों से कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस में कुछ डेटा पे मैंने स्टडी किया है, जैसे ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स है। जैसे आपने बताया कि आप ओपन, हाई, लो, क्लोज पे फोकस करते हैं जी। उसी तरीके से हम जो डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं ये हम बेसिकली ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट। पहले बताइए, देखिए मुझे कुछ नहीं पता है जी। मैं एक लेमैन हूँ, तो आप मुझे समझाइए। जी। जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं, मुझे समझ में आएगा नहीं। तो समझिए कि मैं एक बच्चा है, नोविस है, उसको समझाना है। चार्टिंग के बारे में नहीं, लेकिन ये डेरिवेटिव्स के बारे में आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? देखिए सर, जैसे प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा पता है। बिल्कुल। अब बताइए। देखिए सर, जैसे प्राइस एक्शन होता है तो प्राइस ऊपर जाती है, उसमें हाई भी बनता है, लो भी बनता है, क्लोज भी होता है। तो उस हाई, लो, ओपन, क्लोज को बनाने में दो फैक्टर काम करते हैं मार्केट में। एक तो वॉल्यूम काम करता है और दूसरा ओपन इंटरेस्ट काम करता है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जो उस प्राइस के मूवमेंट में जो नई पोजीशंस क्रिएट हुई मार्केट में, क्योंकि अगर प्राइस मूव कर रहा है तो वो दो फैक्टर से मूव करेगा। एक तो वॉल्यूम्स उसमें होंगे और दूसरा उसमें मनी का फ्लो होगा जो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो मैंने पोजीशंस बनाई, तो उसमें बायर भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। तो जो पोजीशंस बनी वो एक्सचेंज की तरफ से ओपन हो जाता है इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब आप फ्यूचर्स की बात करें? फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए नए या ऑप्शंस के ओपन हुए कॉन्ट्रैक्ट नहीं नए? तो इसलिए उसे एक्सचेंज ओपन इंटरेस्ट बोलता है, क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट खुल गया और वो ओपन हो गया। तो हर प्राइस के मूवमेंट में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, एफआईज का इंटरेस्ट होता है, बड़े प्रोप्राइटरी फंड्स का इंटरेस्ट होता है। तो वो बेसिकली हम प्राइस मूवमेंट के साथ साथ वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ी तो उस 50 पॉइंट के बढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। अगर उस 50 पॉइंट के बढ़ने में से 10 लाख शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गए किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक में, तो उसे हम हैंडसम इंटरेस्ट क्रिएट मानेंगे, क्योंकि 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना कोई बड़े फंड्स की तरफ से नेट है, क्यूमुलेटिव होता है। ये अलग अलग स्ट्राइक्स का आप ग्रॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एट द मनी, जैसे जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके आसपास अगर स्ट्राइक में पोजीशंस बन गई तो वो एक हैंडसम, मतलब वो नेट फिगर हुआ कि इस स्ट्राइक में इतना नेट है, बन गई, ओपन इंटरेस्ट हो गई। तो बेसिकली हमारी जो स्टडी होती है वो प्राइस एक्शन को हम कॉरिलेट करते हैं मार्केट में डेटा से। तो अगर प्राइस एक्शंस को डेटा कंफर्म कर रहा है कि नहीं, इस प्राइस एक्शन में ओपन इंटरेस्ट हैंडसम बना है, इसका मतलब वहां पे बायर्स हैं या पोजीशंस हैं। तो वो जो ब्रेकआउट्स हो रहा है वो दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। मतलब एक
एडिशनल कंफर्मेशन कह सकते हैं? जी सर, उससे हमें डबल कॉन्फिडेंस आता है हाँ। कि नहीं, प्राइस अगर ऊपर गया है तो ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, और इसमें ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छा है, तो ये प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू। ओके। तो उसके ऊपर सर हम लोग स्टडी जो ओपन इंटरेस्ट की होती है उसके ऊपर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। लास्ट 20 सालों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कई मॉडल्स हम लोगों ने बनाए हैं जो जिसकी एक्यूरेसी बैक टेस्टिंग में तो करीब 60-70% मिली, लाइव ट्रेडिंग में भी हमें करीब 65-70% एक्यूरेसी मिल जाती है। वेरी गुड। ये कब से कर रहे हैं आप? सर ये मैं 2004 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और अगर देखा जाए तो उस समय ऑप्शंस में उतनी लिक्विडिटी नहीं आई थी, बट जब से ये वीकली ऑप्शंस आई हैं हाँ। तब से इसकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ गई है इन मॉडल्स की। जैसे ऑप्शंस के डेटा में क्या हो गया कि अर्लियर ओपन इंटरेस्ट कम होते थे, पार्टिसिपेंट्स भी कम थे, बट अब क्या ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट आ गए हैं, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो करीब 7-8 सालों से तो एक्यूरेसी हमें बहुत अच्छी मिल रही है। बट मैं ये ट्रेड करीब 2004 से मैं ऑप्शंस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और 2010 के बाद से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इस मार्केट में। अच्छा, ये आप अपने लिए करते हैं या कोई कंपनी के लिए करते हैं आप? नहीं, मैं कंपनी के करता हूँ, और मैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हूँ, और अच्छा। वहाँ पे मैं डेरिवेटिव रिसर्च हेड हूँ, ओह, और मैं करीब लास्ट 15 सालों से रिसर्च डिवीज़न को हेड कर रहा हूँ, और एसएमसी के साथ मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ, तो करीब 20 सालों से मैं एसएमसी के साथ हूँ। ओके। और उनकी प्रोप्राइटरी डेस्क, अर्लियर में उनकी प्रोप्राइटरी डेस्क में हेजिंग डेस्क और प्रोप्राइटरी डेस्क देखा करता था, बट अब लास्ट 15 सालों से मैं उनकी रिटेल रिसर्च और डेरिवेटिव पे बेसिकली रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। हम सभी को, हम अपने अपने एरिया में एक स्पेशलिस्ट रहते हैं। जी सर। आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? सर मेरी जो मेनली स्पेशलाइजेशन है वो इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस में है। मैं इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस, वो खास तौर से निफ्टी ओके। हाँ। निफ्टी, क्योंकि मैं अर्लियर, जैसे मैं 20 साल का जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताया, तो मैं स्टॉक ऑप्शंस में भी काफ़ी काम किया है मैंने, बट लास्ट 4-5 सालों से मैं मेनली इंडेक्स ऑप्शंस पे ही फोकस कर रहा हूँ। और उसमें बेसिकली 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो मेरी जो अपनी एक्सपर्टीज़ मैंने डेवलप की है लास्ट 4-5 सालों में, वो बाइंग पे की है, और वो भी स्ट्रेट वनीला प्लेन वेनिला, वो भी खास तौर से इंट्राडे पे, यानी अच्छा, कि एक तो वनीला, दूसरा इंट्राडे। मतलब नेक्स्ट डे की आप सोचते नहीं है? हाँ, नेक्स्ट डे का डायरेक्शन क्या होगा वो हम एक व्यू में लेके चलते हैं, बट जो ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब आज जो भी करना, प्रॉफिट लेके जाओ या लॉस लेके जाओ, आज ही करो, खत्म करो। 3-20 पे कल किसने देखा क्या मालूम? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 3-20 पे पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। उसका एक रीजन भी है, क्योंकि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके का रिस्क होता है, और ऑप्शन में जैसे सेबी का डेटा है कि 90% लोगों को लॉस होता है, तो वो 92 है एक्चुअली। हाँ, 90-95% लोगों को लॉस होता है। 1930 से डेटा देखें हाँ, तो 92% है। बिल्कुल सर। उन 1930 से यस सर। अभी 2025 है। यस सर। तो उस 100 साल के डेटा देखेंगे तो, और सर ये डेटा मैंने स्टडी किया था, बाकी अगर अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन, मैं अमेरिकी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उन मार्केट्स में भी सिमिलर डेटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही ऑप्शन बायर को लॉस होता है, ये ओवरऑल वर्ल्ड का ही ऐसा डेटा है। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग में 92% लॉस होता है। बिल्कुल सर, बट यहाँ पे जो जिस मॉडल पे हम लोगों ने काम किया है उसमें 65% तक का हिट रेशियो आता है पॉजिटिव साइड में। यस सर, यस सर, वेरी गुड। यस सर। 65% सक्सेस रेट, वो भी इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग में। वेरी गुड, अच्छा है। तो मतलब एक एज मिल गया आपने। यस सर, यस सर। तो इसमें फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है? जनरली इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 रखते हैं हम। 1:1.5 इंटू 65%। यस सर, इज गुड। यस सर। और इंट्राडे में बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे कि जो लोगों को लॉस होता है, 92% ट्रेडर्स को जो लॉस हुआ है, वो मेजॉरिटी ऑफ द लूजिंग लॉस होने के 2 रीज़न है। एक तो ट्रेडर्स कई बार स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं ऑप्शंस में, दूसरा ओवरनाइट कैरी में ही ऑप्शंस में लॉस होता है। क्योंकि ओवरनाइट में क्या प्रॉब्लम होती है, सपोज आपने से 100 रुपये की कॉल ऑप्शन ले गए आप, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट 50 पॉइंट नीचे खुल गई या फ्लैट खुल गई, तो उनका टाइम डिके होने के कारण वो 70 रुपये की हो गई। तो वो क्या करते हैं, वो 70 रुपीज़ डिके होने के कारण वो काटते नहीं है स्टॉप लॉस, क्योंकि उनका स्किप हो गया, और वो फाइनली 50 रुपये बंद हुई, और फिर अगले दिन वो 20 रुपये वो जीरो हो जाती है। तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेज होते हैं। तो जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, सारा डेटा समझा, तो मुझे यही समझ में आया कि ऑप्शन में लॉस होने के मेनली 2 कारण हैं। एक, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो, या फिर ओवरनाइट नेकेड ऑप्शंस कैरी करना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको ऑप्शंस में ओवरनाइट कैरी करना है तो फिर आप बुल स्प्रेड ले जाइए,
बियर स्प्रेड्स ले जाइए, कोई हेजिंग वाली स्ट्रेटजी ले ये जाइए। बुल स्प्रेड क्या है, ये बेयर स्प्रेड क्या, प्लीज बताइए मुझे। हेजिंग स्ट्रेटजी मुझे कुछ आता नहीं है, आप जी। मुझे जो दे रहे हैं बाउंसर जा रहा है मेरे पास। जी मुझे याद आ रहा है वो एक जो फास्ट बॉलर थे, सर, हॉल। आपको सारा कुछ आता है, आप ऑडियंस के लिए मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं नहीं, कि नहीं, मैं नहीं, उनको। उसका रीजन है कि देखिए, आप डेटा देख के काम करते हैं, मैं सिर्फ चार्ट देख के काम करता जी हूँ। जी तो चार्ट पे मुझे उसकी किसी जरूरत नहीं पड़ती डेटा की। जी 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 हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप उनको चाहते हैं कि वो डेटा देखें जी 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 तो आपको समझाना तो पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, बुल का मैंने सुना है बटरफ्लाई, आयन कॉन्डोर सब देखा है, सुना है। हाँ 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 हाँ, सुना है, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सब पता है सर। कॉम्प्लिकेटेड है मेरे जी, लिए। जी, जी। मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप मुझे बताइए कि बुल स्प्रेड क्या होता है, ये बेयर स्प्रेड क्या होता है, देखिए जैसे ये हम हेजिंग स्ट्रेटेजी होता है। हाँ। देखो एक सिंपल है, मैंने बता दूं, अगर क्लियर कट ऊपर दिखता है तो बाय कर लो, बिल्कुल क्लियर कट नीचे दिखता है तो सेल कर दो, अगर क्लियर कट नजर नहीं आता तो ट्रेड मत लो। जी जी लेकिन आप बोलते हैं हेज करके लो, जी ये जबरदस्ती क्या है? जी हेज क्यों करें, जब पता नहीं तो क्लियर कर दो ना। जी। तो इसलिए आप बुल स्प्रेड और ये बताइए जी। प्लीज। देखिए सर, अगर मान लीजिए इंट्राडे में तेजी लग रही है, हाँ, तो हम उसमें नेकेड कॉल ऑप्शन ले लिए, जो प्रॉफिट बना इंट्राडे में 3.20 पे काट दिए। करेक्ट, अच्छा बट किया। काट दिया, बट कई बार ऐसा लग रहा है 3.20 पे कि नहीं, ये अगले दिन भी तेजी खुलना चाहिए, तेज खुलना चाहिए बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन चार्ट्स और डेटा दोनों मिला आप करके। डेटा देख रहे हैं तो आप डेटा हाँ नहीं, हम लोग डेटा के साथ साथ चार्ट्स चार्ट का भी देखते हैं। कंफर्मेशन ओह, लेते हैं। वेरी गुड। तो अगर लग रहा है क्योंकि कि मान लीजिए पॉजिटिव ओपनिंग होगी और मैं कैरी करना चाहता हूँ और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता कम से कम, तो हम क्या करते हैं, बुल स्प्रेड यानी कि बुल यानी बुलिस स्प्रेड, मतलब कि आप एक कॉल जो आपने ली उसके अगेंस्ट ऊपर वाली कॉल आपने बेच दी, अच्छा, लेने के बाद ऊपर वाली बेच ऊपर वाली कॉल बेच दी, ओके। तो उससे आपको कुछ प्रीमियम मिल गया और आपकी एक हेजिंग बन गई, और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगते। मार्जिन अगर एक लॉट में कर रहा हूँ तो करीब 50,000 का मार्जिन लगता है, क्योंकि क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप नेकेड ऑप्शंस ले रहे हैं प्लेन वेनिला, तो उसमें आपने सपोज कॉल ली 100 रुपये की, तो आपका 7500 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि जो प्रीमियम लगा उतना ही लगेगा। बट अगर आप जब हेजिंग करेंगे तो आपकी कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर वाली स्ट्राइक बेची, तो वहाँ पे 50,000 के आसपास का कैपिटल मार्जिन लगेगा। बट क्या है, उसमें जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले दिन सपोज आप गलत हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मार्केट ऊपर खुलेगी बट वो नीचे खुल गई, तो आप अगर नेकेड कॉल ऑप्शन लेके जाते तो आपका प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा लॉस होता। बट जब आपने हेज कर दिया, यानी आपने एक कॉल लेके ऊपर वाली कॉल बेच दी, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट बनाना है, बट हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं बनाना है, हमें रिस्क को बचा के चलना है। तो एक्चुअली देखा जाए जी। तो सभी ट्रेडर्स लॉस इसलिए करते हैं कि वो रिस्क का ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस दिन वो रिस्क का ध्यान देने लग जाए तो शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल। और सर रिस्क कंट्रोल आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग ऑप्शंस में भी इंट्राडे जब ट्रेड लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर है। अगर स्टॉप लॉस लग रहा है कि बहुत वाइड है, तो वो ट्रेड वाइबल नहीं होता है। तो एंट्री के पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस देखें कि वो स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से ओवरनाइट कैरी करने के पहले हमेशा हमें देखना चाहिए कि मैं अगर कल के दिन रिवर्स हो गई तो क्या मैं उतना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उतनी ही पोजीशन हमें कैरी करनी चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ट्रेड लूँ, अगर वो लॉस नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ तो ट्रेड छोड़ दें या आप क्वांटिटी कम लें, ताकि आप जितना अफोर्ड कर सके उतनी ही ट्रेड को आपको कैरी करके जानी चाहिए। तो क्या कहें कि हम एक स्टेटमेंट कर दें कि आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड, ये सही रहेगा? नहीं, आई वांट माय ट्रेड माय वे, नॉट माय वे, आई डोंट वांट। नहीं, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड। अगर मेरे तरफ से मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। तो ये बेटर है कि आई वांट द ट्रेड इन माय वे, इन माय वे, क्योंकि क्या है, अगर मेरे सही प्राइस पे मिलेगा तो मैं लूंगा, तो लूंगा, नहीं वरना मिलेगा मैं तो छोड़ दूंगा। हर दिन मार्केट हमें मिलती है, और ऑप्शन ने सर ये सिखाया है कि हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम पेशेंस के साथ वेट नहीं करते हैं, हम मार्केट में जंप करके ट्रेड लेते हैं। और मार्केट में एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको वो ट्रेड देने आता है, मार्केट हमेशा ट्रेड देने आता है, बट उस समय हम ऑलरेडी ट्रेड में होते हैं और हम ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप वेट करें और मार्केट आपको ट्रेड देने दिन में आएगा ही, चाहे आप इंट्राडे ऑप्शंस कर रहे हैं, चाहे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट आपको मार्केट ट्रेड देने आता है। देखिए मैं बम्बई में रहता हूँ और बम्बई में हमारे ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स। जी।
हमारी अगर एक ट्रेन छूट जाती है ना 5 मिनट दूसरी आती है, बिल्कुल बिल्कुल मानना है कि ट्रेन कम्स टू द स्टेशन एवरी 5 मिनट, ये छूटा दूसरा आ जाएगा। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी तरीके से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप मुझे अभी आप बताइए निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी है आपके पास, जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। निफ्टी ऑप्शंस बनी, आप बैंक निफ्टी क्यों नहीं करते? सर, बैंक निफ्टी वीकली थी तब तो मैं करता था काफ़ी। अच्छा। बैंक निफ्टी जब वीकली ऑप्शंस होती थी, बट अच्छा। अब सर जब से मंथली हो गई तो उसमें क्या है, एक तो प्राइस काफ़ी बड़े बड़े हो गए। यानी अगर मैं एट द मनी में कर रहा हूँ तो 800-900 रुपये का प्रीमियम हो गया, प्लस वहाँ पे मुझे उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है कई बार। तो और इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में जो मूवमेंट निफ्टी की बैंक निफ्टी की होती है, हाँ। उसके कॉरिलेशन में ऑप्शंस के प्राइस मूव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। सेम कैपिटल लगा के मुझे निफ्टी में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि निफ्टी का जो डेल्टा मूवमेंट है, यानी कि सेम डे का प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट मिल जाता है। डेल्टा मूवमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए? या Simplify। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। मालूम है। हाँ, तो डेल्टा मूवमेंट का मतलब हो गया कि मार्केट अगर 1 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी तो ऑप्शंस के प्राइस कितने बढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है एट द मनी, वो अगर एक उसका डेल्टा 0.5 होता है, 0.5 है। तो 1 रुपया निफ्टी बढ़ती है तो वो 50 पैसे से वो कॉल ऑप्शन बढ़ती है। वेयर एज बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में अगर सपोज 1 रुपया बढ़ गया तो डेल्टा के हिसाब से 0.5 बढ़ना चाहिए, बट उसमें थीटा फैक्टर्स हैं और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपायरी लंबी होने के कारण, बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी, वो इम्पैक्ट नहीं मिल पाता है तो हमें इसीलिए कई आप बार। इसलिए हम एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी पे निफ्टी फोकस इसलिए आप स्पेशलाइज करते हैं। बिल्कुल अब बताइए इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या है, बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बेसिकली हम आप सीक्रेट बताएंगे अपना? बिल्कुल सीक्रेट बताऊंगा। अच्छा, और बताइए। ये सीक्रेट बैक टेस्टेड है, मतलब अच्छा इसमें बताइए, लेट मी सी। यस, इसमें सर कुछ सीखने बेसिकली को मिलेगा मुझे? हाँ बिल्कुल मिलेगा। इसको अभी एक तो सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग स्क्रीन पे भी समझेंगे कि बताइए। उस डेटा को कैसे ओके, देख सकते हैं। बताइए। तो बेसिकली मार्केट जो हमेशा ऊपर या नीचे होती है वो प्राइस इम्बैलेंस के कारण होती है। करेक्ट। प्राइस इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस, मतलब अगर मार्केट में बायर ज़्यादा आ गए और सेलर कम हो गए तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, डिमांड सप्लाई। तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन में पोजीशनिंग इम्बैलेंस, ओपन इंटरेस्ट इम्बैलेंस। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल खरीद ली तो मार्केट कॉल वालों को पैसा नहीं देगा। सपोज कीजिए मार्केट में मैं मानता हूँ कि 10 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, 10 करोड़ लोगों में से आप समझें कि 9 करोड़ लोगों ने कॉल ऑप्शन ले लिया, बुलिश है उनका व्यू, तो मार्केट क्या होगा सर? क्या 9 करोड़ लोगों को पैसे देगी मार्केट? नहीं देगी। आप बताइए। मेरे हिसाब से नहीं देगी, नहीं देगी इसका। क्योंकि अगर 10 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीद ली तो मार्केट उनको तो पैसे देगी नहीं। तो नॉर्मली मार्केट का जो इम्बैलेंस होता है वो जिधर माइनॉरिटीज़ ट्रेड कर रहे हैं उधर मार्केट ज़्यादा मूव करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ये बैक टेस्टिंग भी हम लोगों ने किया और लाइव भी हम करते हैं। यस सर। तो हम ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का इम्बैलेंस किधर है। जैसे आप डिमांड सप्लाई देखते हैं कि प्राइस का रिएक्शन हायर हाइज बन रहा है या हायर लोज बन रहा है, डॉ थ्योरी उससे आप पकड़ते हैं। तो उसी तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं जो कॉल्स एंड पुट्स की पोजीशन बन रही है इंडेक्स में, उसका इम्बैलेंस किधर क्रिएट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए एक कॉल हो गई और एक पुट हो गई। कॉल होती है तेजी खेलने के लिए एज अ बायर, और पुट होती है मंदी खेलने के लिए। अब मार्केट खुली 9:15 बजे, तो हम 9:15 बजे से, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इंट्राडे है, तो हम 9:15 बजे से 11 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। 9:15 बजे से 11 बजे तक हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि सर 2 ट्रेडर हैं, वो एक ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, और एक ट्रेडर जाके सुबह सुबह खुलते ही ट्रेड ले लेता है और एक ट्रेडर 11 बजे तक बैठ के ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद ट्रेड लेता है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जो ऑब्जर्व करता है। जो ऑब्जर्व करता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 9:15 से 11 बजे तक ये देखते हैं कि कॉल में ज़्यादा पोजीशंस बन रही है, पुट में पोजीशंस बन रही है। तो 9:15 से 2 घंटे की ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गई। अब उसमें हर स्ट्राइक, जैसे मान लिया एट द मनी जहाँ पे चल रही है, जो रेट चल रहा है मार्केट का, स्पॉट का रेट, उससे 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे केवल। जैसे मान लीजिए मार्केट 23,900 है, तो 3 स्ट्राइक ऊपर मतलब कि 23,950, 24,000 और 24,050। 3 स्ट्राइक ऊपर हो गए, 3 स्ट्राइक नीचे हो गई। तो टोटल मेरी 4 स्ट्राइक हो गई एट द मनी को लेकर के। एट द मनी प्लस 3 ऊपर 3 नीचे, 7 हो गई। 7 हो गई टोटल। अब इनका
कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आज जो मार्केट में नई पोजीशंस बन रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट उसे हम बोलते हैं। ओके उसका हम देखते हैं कि किस किस स्ट्राइक पे कितनी कितनी पोजीशन बनी। ओके सपोज कीजिए इन टोटल 7 स्ट्राइक का कॉल में टोटल पोजीशंस बन गई 1 करोड़ शेयर की। ओके ठीक है, अब हम इन्हीं सब स्ट्राइक का पुट में देखते हैं। पुट में बन गई सर 50 लाख शेयर की। ओके मतलब कम हुई हाँ, पुट में टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज 50 लाख शेयर का बना, यानी पुट में कम हुई और उसमें 1 करोड़ हुआ। हाँ इसमें 1 करोड़ हुआ। जी यानी कि अगर अब मैं मार्केट का इम्बैलेंस देखूं तो कॉल साइड में 1 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट आज बना है, यानी जो लोगों ने कॉल खरीदी है या बेची है, हम यहाँ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि वहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स की बाइंग हुई है कॉल्स ये में, बाय हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये 50 लाख शेयर्स की बाइंग हुई ऐसे है। नीचे हो गया। हाँ ठीक है, तो अब ये थ्योरी को जब मैंने बैक टेस्ट किया, पहले मैं बैक टेस्टिंग हिस्ट्री में आता हूँ कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि अगर कॉल की तरफ ज़्यादा बायर हैं और पुट की तरफ कम बायर हैं, हाँ। तो मार्केट पुट वाले को पैसा देती है, कॉल वाले का पैसा ले जाती अच्छा है। यहाँ है तो ये पैसा इसको देगा, इसको तो ये देगा, तब ऐसा नीचे आएगा, हाँ नीचे आएगा, और अगर ऐसा होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, यानी ये समझ कि में आ गया मुझे। यानी कि अगर कॉल में पोजीशन हेवी है, इम्बैलेंस है, हाँ। कॉल्स बढ़ी हुई है, तो मार्केट नीचे आ जाएगी। ओके और अगर सपोज ये उल्टी होती, पुट में पोजीशन 1 करोड़ होती और कॉल्स में 50 लाख होती, हाँ तो ये ऊपर तो हो जाता है। तो कॉल ऊपर हो जाता। करेक्ट। ठीक है, और ये एक लेवल में आके फिर बैलेंस हो जाती मार्केट, मतलब अच्छा कॉल ऊपर हो जाता है या वो नीचे आ जाता है? या नहीं, दोनों आते कॉल ऊपर हो जाता, कॉल ऊपर हो जाता है, कॉल ऊपर हो जाएगा, बैलेंस लाने के बैलेंस। तो मार्केट हमेशा बैलेंस्ड वे में चलती है, ओके। और मार्केट में इम्बैलेंस जैसे ही हुआ वो फिर वो बैलेंस करेगी, लिए। ओके फिर वो रिवर्स इम्बैलेंस होगी, फिर वो बैलेंस होगी, फिर रिवर्स इम्बैलेंस होगी। यानी मार्केट ऑलवेज मतलब फ्रॉम इम्बैलेंस टू बैलेंस, देन अगेन इम्बैलेंस टू बैलेंस। Okay. तो इसी वे में मार्केट चलती है। और ये इसको मुझे जब नया सीखने को मिला जी सर, आज, मैं बता दूं हॉनेस्टली, पहले थोड़ा थोड़ा मुझे पता था लेकिन ये सीखने को नया मिला। लेट्स जी। सी, इसको मैं टेस्ट करूंगा, तो इसको सर मैंने बैक टेस्ट किया अच्छे से, मतलब अच्छा। बहुत अच्छे से किया लेकिन सर। मैं किसी की बात मुंह लेता नहीं हूँ। हाँ, सर आई विल टेस्ट इट आउट। सर इसमें मैं आपको जितना डेटा मेरे पास सारा अवेलेबल है बैक टेस्टेड, आपको मैं उसमें हेल्प भी कर सकता हूँ। हाँ। और मैंने मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ पॉडकास्ट तो में। इसमें सॉफ्टवेयर है क्या आपके पास? नहीं, मैंने डेटा बेसिकली जब मैंने बैक टेस्ट किया था तो पूरी कोडिंग वगैरह मेरी टीम के साथ करके बैठ के बैक टेस्ट किया अच्छा, था। अच्छा। तो और अब तो मैं लास्ट 5 सालों से लाइव ही कर रहा हूँ बैक टेस्ट, तो अब भूल जाओ खत्म ही हो उसको, मारो गया, गोली। क्योंकि 5 साल हो गए मुझे बैक टेस्ट किए, और अब तो मैं हर दिन लाइव ही बैठ के करता हूँ, और वो भी सर 10,000 लोगों के सामने ट्रेड करता हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ कुछ छुपी हुई है, मैं 10,000 लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड दे के ट्रेड करता Very हूँ, और इसी और एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि सर मैंने बैक टेस्ट किया और 5 साल इसको मैं ऑलरेडी हर पल मैंने झेला है। देखिए आपका कैसे? नाम मैंने किसी के साथ सुना कि आप ऑप्शंस एक्सपर्ट है, वो भी निफ्टी का। जी सर। मैंने बोला और आप बाय करते हैं, सेल नहीं करते, जी सर। तो इसीलिए मैंने आपको पॉडकास्ट पे बुलाया। सच बताओ, जी ये सर, कन्फेशन जी, है मेरा। जी सर, तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है सर। मतलब आज मैं इस लायक आपके सामने आने लायक बना हूँ, इसके लिए मैंने ऑप्शंस पे बहुत मेहनत करी है, बहुत रिसर्च करी है, और वही मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको ये इम्बैलेंस को समझना चाहिए। अगर आप देखिए निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, या कोई भी ऑप्शंस हो, चाहे बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो, चाहे आप रिलायंस के ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा बैलेंस्ड वे में कोशिश करती है चलने के लिए। वो जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इट विल ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस। यस, ठीक है। वी ट्राई टू डू दैट। ये आप Yes. दिन में कितनी बार कर सकते हैं? 1-2 बार, 3 बार? सर जनरली मार्केट का क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होती है, इंट्राडे में जो भी होगा ना, अब मार्केट ये 1 से 2 अपॉर्चुनिटी देती है दिन में। 1 से 2 मिल जाती है। 1 से 2 मिलती है। ट्रेडर को एक भी अच्छा है, अच्छा है। सर हम लोग जैसे क्या करते हैं, दिन की अगर हमें 1 ट्रेड से 2 ट्रेड मिल गए तो हम डब्बा बंद करके आराम करते हैं, बस हो गया स्टॉप हमारा। लॉस कितना होता है approximately? स्टॉप लॉस सर हम मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के चलते हैं ऑप्शंस में। 1 मिनट, 20 पॉइंट का एटीएम पे रखे तो वो जल्दी खा जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। एटीएम देखिए, एटीएम पे 20 पॉइंट का मतलब हो गया कि 40 पॉइंट निफ्टी, हाँ। क्योंकि 0.5 डेल्टा होता है। तो नॉर्मली हम जब ट्रेड लेते हैं तो हम 0.3 डेल्टा पे ट्रेड करते हैं। पॉइंट आउट ऑफ द मनी। थोड़ा सा आउट ऑफ मनी। मैंने सुना है कोई लोग बोलते हैं अगर इफ यू ट्रेड आउट ऑफ द मनी या आउट ऑफ द मार्केट, सर आप ये प्रूव किए मुझे ना। सर आउट ऑफ द मनी आप अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट 100%। बट अगर हम आउट ऑफ द मनी इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हम आराम Chances से हैं। हम तो मतलब स्टॉप लॉस खाने का कम चांस कम है। चांसेस है, क्योंकि सर थीटा का मेनली डिके जो होता है वो ओवरनाइट कैरी करने में डिके होता है। एक सवाल और, जी जब आप एंट्री करते हैं तो टाइम इन द ट्रेड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है?
सर टारगेट एक तो हम ट्रेड 11 बजे के बाद ही एंट्री करते हैं। तो टाइम उस लेने हाँ। के बाद कितना टाइम वक्त लगता है? ये भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा है, बताता हूँ सर। नॉर्मली बेस्ट टाइम टू ट्रेड ऑप्शन इज बिटवीन 12 to 1, 12 से 1 के बीच में आपको मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। क्यों देता है? 12 से 1 के बीच में बहुत सारे यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं। 12 से 1 के बीच में क्या होता है, अगर सपोज कि ये सुबह मार्केट गैप अप हो गई तो मार्केट आप देखेंगे 11 बजे के बाद एक रिट्रेसमेंट लेती है और जो 12 से 1 के बीच में आपको अपॉर्चुनिटी देती है एंट्री करने की। अगर मार्केट गैप डाउन हो गई और इम्बैलेंस ये बोल रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, तो 12 से 1 के बीच में मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखाती है टुवर्ड्स एक बाउंस आएगा और उस बाउंस में आप एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इम्बैलेंस। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 12 से 1 के बीच में अगर हम ट्रेड लेते हैं उसका हिट रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ट्रेड वही 11 बजे से 12 के बीच में लें और एक 12 से 1 के बीच में लें, अगर इसे आप बैक टेस्ट करें तो 12 से 1 वाले ट्रेड का हिट रेशियो ज़्यादा हमें देखने को अच्छा, मिला। मतलब टाइम इन द ट्रेड कितना रहेगा? टाइम इन द ट्रेड एग्जिट में सर कई बार हमें अप्रोक्सीमेटली नहीं थीटा डिके आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर नॉर्मली जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना थीटा डिके, इसलिए मैं पूछ सर रहा हूँ। नॉर्मली हमारे ट्रेड आधे से 1 घंटे में मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम वेरी गुड। आधे से 1 घंटे में मैच्योर हो जाते हैं। आधा घंटा तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो ये मंथली एक्सपायरी हुई मार्च की मंथली एक्सपायरी थर्सडे वाले दिन, ओके, 27 तारीख 27 तारीख को, को, हाँ। उस दिन आपने देखा होगा मार्केट खुलने के बाद 12 बजे से लेके क्लोजिंग तक एकदम साइडवेज रही थी और मार्केट 23,600 के आसपास एक्सपायरी हो गई, टाइम वैल्यू डिके हो गया। तो उस दिन हम लोग नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे। तो उस दिन हमारी होल्डिंग पीरियड करीब 3 घंटे की हो गई थी, क्योंकि मूवमेंट नहीं मिल रहा था, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही थी, ना हम लॉस में जा रहे हैं ना प्रॉफिट में जा तो रहे उसमें थे। थीटा डिके नहीं हुआ? नहीं, उस दिन नेक्स्ट वीक ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी अच्छा, वाले next दिन week- next week एक चीज और बड़ी अच्छा, अच्छी एक मैं week। सिखाता। यस वेरी गुड। यस वही आई वाज वरीड अबाउट द थीटा डिके तो होना है यहाँ पर। Yes, yes, लेकिन yes. आप बोले एक्सपायरी वाले दिन आप नेक्स्ट वीक का ट्रेड करते हाँ, हैं, लेकिन हाँ। करते हैं इंट्राडे। करते हैं इंट्राडे। Okay. ये बहुत अच्छा ये लर्निंग रही मेरी कि अर्लियर में क्या करता था, एक्सपायरी वाले दिन सेम एक्सपायरी की ट्रेड करता था वो नहीं करना चाहिए, और डायरेक्शन सही हो फिर भी पैसा नहीं मिले, क्योंकि जीरो होना है उसको। वो जीरो होना है, वो टाइम वैल्यू डिके हो जाती थी, क्योंकि 2 बजे के बाद तो जल्दी हाँ, होगा। और एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, डेटा इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बनता है और मार्केट में बैलेंस्ड डेटा होता है, मतलब हल्का सा इम्बैलेंस होगा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होगा, तो कॉल एंड पुट दोनों डिके होने लगती थी। तो इसका हम लोगों ने तरीका निकाला कि एक्सपायरी वाले दिन अगर इम्बैलेंस दिख रहा है तो उस इम्बैलेंस पे अगर माइनर भी इम्बैलेंस है तो हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, एक तो next वहाँ question. मेरा थीटा डिके नहीं होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जी एक्सपायरी दिन के दिन तो मैंने भी देखा है, क्या आपने रिसर्च किया उसके व्हाट अबाउट 1 डे बिफोर एक्सपायरी, उस समय चेंज करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, या खुली एक्सपायरी दिन करना चाहिए? सर, खुली एक्सपायरी में तो श्योर शॉट करना ही वो चाहिए तो करना ही अगले है। वीक। क्या 1 डे बिफोर? वन डे बिफोर भी करना चाहिए, हम लोग 1 डे बिफोर से ही नेक्स्ट वीक करना व्हाट इज द trade कर- परसेंटेज है सर चांसेस कितना है उसका? 90% ऑफ द टाइम हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो एक्सपायरी वाले के एक दिन पहले से नेक्स्ट वीक की ट्रेड करने लगते हैं, अगर हम नेकेड कर रहे हैं तो। हाँ, नेकेड बट अगर मैं बुल स्प्रेड्स कर रहा हूँ या बियर स्प्रेड्स कर रहा हूँ तो करंट वीक में ही करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि करंट वीक में फिर आपने ऑप्शंस को हेज कर लिया, हाँ। तो प्रॉफिट फिर आपको करंट वीक में मिलेगा, फिर आपको मेरा भी- अगले वीक में पैसा नहीं मिलेगा। मेरा भी ऑब्जर्वेशन ये था कि जरूरी नहीं कि वी हैव टू वेट फॉर द लास्ट डे। यस सर, एक दिन पहले से 2 बजे के बाद अगर नेक्स्ट वीक का कर दें जी। तो वो सेफर रहता है, बहुत सेफर रहता है, उसमें थीटा डिके होगा नहीं। इसमें एक और फायदा क्या स्लो होगा, हाँ, बहुत स्लो होगा। स्लो होगा। प्लस और सर इसमें एक फ़ायदा और होता है, मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी में अगले वीक का रोल ओवर जब होता है, रोल ओवर्स होते हैं तो अगले मंथ का फ्यूचर बढ़ेगा, और करंट मंथ में थीटा मैनेज करने के लिए मार्केट स्पॉट के आसपास ही एक्सपायरी होगी, तो अगले मंथ का जब फ्यूचर बढ़ेगा तो अगले मंथ के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। क्या? करंट मंथ का नहीं बढ़ेगा बट अगले मंथ का बढ़ेगा। इसलिए जिस बार ही मंथली एक्सपायरी है उस बार आपको अगले वीक करने में और फ़ायदा होता है। आप 27 मार्च को जो एक्सपायरी हुई है उस दिन आप लास्ट का आधे घंटे का देखिएगा, मार्केट की स्पॉट नहीं बढ़ी, करंट मंथ का फ्यूचर बढ़ा नहीं, क्योंकि स्पॉट एंड फ्यूचर को स्ट्रिंग करना है, बट अगले मंथ का फ्यूचर यानी जो अप्रैल का फ्यूचर है वो 40 से 50 पॉइंट लास्ट के 20 मिनट में बढ़ा। यानी रोल ओवर्स जो हो रहे थे उसके कारण जो अगले मंथ के ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब लास्ट के आधे घंटे में सब 20 तो अगर आपने 25 एक दिन रुपए पहले बढ़े, लिया होता तो जी। शायद उसका फायदा आपको मिल जाता। फायदा मिलता। और अगर आपने सेम डे भी एक्सपायरी वाले दिन भी अगर किया होता तो भी आपको अगले महीने में फायदा मिलता, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैरी का फायदा मिलता है। सर नितिन, आपने मुझे एक्सप्लेन तो किया, मुझे समझ में आया थोड़ा, बिल्कुल मैं कहूँगा, और मैं इसको नेक्स्ट वीक में ज़रूर ट्राई करूँगा, देखूँ इसमें क्या कुछ समझ में आता है कि हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। यस सर।
अब मुझे आपने जो डेटा समझाया, आप मुझे चार्ट पर, स्क्रीन पर एक्सप्लेन कीजिए, यस सर, तब बिल्कुल जाके मुझे बिल्कुल मैं आपको अभी पूरा इम्बैलेंस थोड़ा दिखाता convincing हूँ। लगेगा। यस, कि कैसे इम्बैलेंस क्रिएट होती है, कैसे हमें देखना चाहिए डेटा को, क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसीडर करना चाहिए। चलिए सर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए, मैं इम्बैलेंस के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो ऑप्शन इम्बैलेंस क्या होता है और उसे कैसे पकड़ना है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन का डेटा है, और इसमें जो डेटा है ये कॉल साइड का डेटा हो गया, और अगर इस साइड आप देखेंगे तो ये पुट साइड का डेटा है। यानी हमारे पास कॉल होती है तेजी खेलने के लिए और पुट होती है मंदी खेलने के लिए। ओके, ये पुट साइड का, ये कॉल का, कॉल साइड का है। अब जैसे हम लोग अप्रैल में है, ये मंथ हो गया अप्रैल का, और वीक हो गया फर्स्ट वीक में है अभी हम लोग। ओके, ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, फर्स्ट वीक मतलब करंट वीक। ओके, फर्स्ट वीक यानी करंट वीक। ओके, स्ट्राइक प्राइस हो गई, एलटीपी हो गया, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये सबसे रेलेवेंट चीज है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी आज मार्केट में क्या ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ओके, नई पोजीशंस क्या बन रही है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके। और ये उसके कब लेंगे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट? ये मार्केट जैसे खुलती है 9:15 बजे, हाँ, और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट चेंज होने लगता है क्योंकि पोजीशंस बनने लगती है जी। तो सुबह 9:15 बजे से ही हम ओपन इंटरेस्ट देखना चालू मतलब ये करते हैं। कल का लास्ट का क्लोज हुआ वो इंटरेस्ट है कि आज का ओपन नहीं, है? ये आज का है, क्योंकि कल का जो होता है उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, हाँ, और आज का जो होता है उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओके। और अगर ये कॉलम केवल ओआई होता, ओपन इंटरेस्ट, हाँ। तो इसका मतलब होता है ये कल का भी है और उसमें आज का इंक्लूडेड है। वेरी गुड। बट हम यहाँ पे केवल देखेंगे आज बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इंट्राडे ट्रेड करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव इंट्राडे में ऑप्शंस करना है। Correct. तो आज की एक्टिविटी ज्यादा रेलेवेंट मतलब ये 9:15 बजे के बाद देखेंगे? 9:15 बजे से जब मार्केट खुली तब से हम इसे देखना चालू कर देंगे। Okay. तो ऑब्जर्वेशन पीरियड जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 9:15 से 11 बजे तक डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। Correct. तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का, ये पुट हो गई। अब वैसे पुट्स की स्ट्राइक्स हम देख रहे हैं, ये एलटीपी हो गई। करेक्ट। अब जैसे हम इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे अभी, हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि स्ट्राइक हमें लेनी है एट द मनी, और उससे 3 ऊपर और 3 नीचे। हाँ, ये आपने एक्सप्लेन किया था। अब ये एक और इसमें ट्रिक है कि एट द मनी हम कौन सी वाली पकड़ेंगे, कैसे लेंगे। तो सुबह जब मार्केट खुलती है तो 9:08 पे आपने देखा होगा कि मार्केट की प्री ओपनिंग लॉक हो जाती है। मार्केट 9 बजे खुलती है तो 9:08 पे प्री ओपनिंग की वैल्यू लॉक होती है। ओके। तो सपोज कीजिए प्री ओपनिंग की वैल्यू लॉक हुई 23,580 हाँ, स्पॉट लेवल। हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 23,600 आएगी। करेक्ट। तो 23,600 लेनी है। यानी कि यहाँ पे लर्निंग ये है कि जो भी मार्केट की प्री ओपनिंग हो उसको राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट वाली स्ट्राइक आ रही है वो आपको सेंटर स्ट्राइक ले लेनी है। करेक्ट। अब ये सेंटर से 3 ऊपर 3 नीचे, करेक्ट, ये इन स्ट्राइक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है। ओके। अब यहाँ पे एक और लर्निंग है जो मैंने पॉडकास्ट में नहीं बताया था। बताइए। जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे को एक्सपायरी के 5 दिन बचे। हाँ, तो फ्राइडे को अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं तो आपको एट द मनी प्लस 5 ऊपर 5 नीचे देखना होगा, क्योंकि 5 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी को। ओके, 5 दिन बचे हुए हैं। ओके। अगर आप मंडे को देख रहे हैं तो आपके पास 4 दिन बचे हैं, तो एट द मनी प्लस 4 ऊपर 4 नीचे देखना होगा। ओके। अगर आप ट्यूसडे को देख रहे हैं तो एट द मनी प्लस 3 ऊपर 3 नीचे देखना होगा। जितने दिन एक्सपायरी को बचे हुए हैं वो देखोगे, उतने एट द मनी से उतनी स्ट्राइक्स आपको ऐड करनी है। 2 दिन बचे तो एट द मनी प्लस 2 ओनली। उसका रीजन है, अच्छा, उसका रीजन ये है कि ये आपने बाद में नहीं बताया हाँ, पॉडकास्ट में। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा एक्सपायरी का, प्रीमियम उसके खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो स्ट्राइक उतना रेलेवेंट नहीं है ओपन इंटरेस्ट के ख्याल से। अभी जैसे आपने सुना होगा कि सेबी क्या कर रही है, वो ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डेल्टा के हिसाब से करना चाह रही है। यानी कि जितना डेल्टा होगा उतना ही ओपन इंटरेस्ट होगा। सपोज कीजिए आउट ऑफ मनी में 25 लाख शेयर का डेल्टा है, 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और उसकी वैल्यू से 2 रुपए है। तो 2 रुपए वैल्यू है और 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो रेलेवेंट नहीं हुआ। बट अगर उसका वैल्यू 100 रुपया है और 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है तो वो ज्यादा रिलेवेंट है। ओके। तो इसीलिए जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी तो हम उन्हीं स्ट्राइक्स को लेंगे जिसमें प्रीमियम्स हो। करेक्ट। ओके। तो एक्सपायरी वाले दिन सेम डे एक्सपायरी अगर है तो एट द मनी जो सेंटर हुआ उससे एक ऊपर एक नीचे, सेम डे एक्सपायरी। सेम डे एक्सपायरी। वेरी गुड, दिस कांसेप्ट इज क्लियर। यस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने टेबल आपको मिल गया। अब हमने ये डिस्कस किया था पॉडकास्ट में कि जो भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है ये एट द मनी, इससे 3 ऊपर और 3 नीचे। सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग मंडे को ट्रेडिंग कर रहे हैं, मंडे को कर रहे हैं और हमारे पास ट्यूसडे को कर रहे हैं, 3 दिन एक्सपायरी को बाकी है। तो 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे ले लिया। अब इन सबका कंबाइन ओपन इंटरेस्ट निकाला तो ये कितना आ रहा है हमारा
1,25,00,000, 25 लाख। यानी इन सबको सम कर दिया, इसको ये सारे ओआई को हमने सम कर दिया, चेंज इन ओआई को। ठीक है, 1,25,00,000 आ रहा है कॉल साइड में। करेक्ट। अब सेम प्रोसेस हम पुट साइड में देखेंगे, और ये आपको देखना कब है, ये देखना है 11 बजे हर दिन मार्केट में, 11 से 11:15 के बीच में आपको देखना ओके, 2 घंटा, 2 घंटा, यानी मार्केट 9:15 में खुली ओके, और 9:15 से 11 बजे के आसपास आपको देखना है। अभी तो मैं डेटा है, ये एंड ऑफ द डे का डेटा मैं आपको दिखा रहा ठीक है, कोई बात हूँ, नहीं। बट आपको 11:15 में देखना है कि ये जो टोटल कॉल्स का और ये टोटल पुट्स का, ओके, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इन सारी स्ट्राइक से इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल आया मेरा 30 लाख शेयर का। ओके, अब सपोज कीजिए मार्केट में 11:15 बजे आपने देखा कि कॉल साइड में 1,25,00,000 आ रहे हैं और पुट साइड में 30 लाख आ रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इम्बैलेंस देखते हैं हम, करेक्ट, यानी टोटल पोजीशंस कितनी बनी, टोटल पोजीशंस बनी 1,55,00,000, करेक्ट, 1,55,00,000। करेक्ट, अब इस 1,55,00,000 को अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो कॉल साइड में 81% पोजीशंस बनी हुई है। ओके, 125 लाख डिवाइडेड बाय 155, करेक्ट, 81%। और पुट साइड में कितनी है, 19%। ओके, तो अगर मैं तराजू के जैसे इम्बैलेंस निकालूं तो क्या ये बहुत हैवी है, गैप बिल्कुल, 61% का गैप है। हाँ जी, तो इसका मतलब मार्केट बैलेंस्ड होगी, तो जिधर हेवी है इधर पैसा नहीं मिलेगा, हमें किधर खेलना चाहिए, हमें पुट साइड में लेना चाहिए। तो अब 11 बजे हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि हमें करना क्या है, हमें रास्ता मिल गया कि हमें आज कॉल नहीं लेना है, आज पुट लेना है, आज पुट लेना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कहां पे लेना है, करेक्ट, ठीक है। अब हमें ये तो दिमाग कहां पर लेना है और दूसरा कब लेना है, कब लेना है, ओके, तो ये डेटा से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे लेना क्या है। इस डेटा से आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको तुरंत लेना है, ओके, ये क्लैरिटी मिलेगी कि आज के दिन मुझे पुट लेना है कि कॉल लेना है, बिल्कुल, ठीक है। अब कभी कभी इसमें क्या होगा कि ये जो इम्बैलेंस है, हाँ, ये इम्बैलेंस 61% की जगह केवल हो सकता है 20% का ही डिफरेंस हो। ओके, तो उस केस में बैलेंस मार्केट है तो वो बोलेगा साइडवेज है, ना कॉल लो ना पुट लो, छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस ज्यादा नहीं है। करेक्ट, बट अगर इस तरीके का इम्बैलेंस दिखेगा तो इसका मतलब ये क्लियर है कि मार्केट में हमें पुट लेना है ओके, और हमें 11 बजे के बाद लेना है। तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं कि किस समय लेना है। अभी मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन पूछूंगा जी, अभी ये 61% इम्बैलेंस है, जी, ये कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसके बाद हम इम्बैलेंस बोलेंगे, जी, कम से कम ये 20 से 25% का अगर इम्बैलेंस आ रहा है तो हम वेट करते उसको हैं, छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। 20 के ऊपर का 20 के ऊपर 61 इज वेरी गुड, इट्स लाइक अ केक, केक, बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि ये क्लियर ट्रेंड है। ओके, ठीक है, क्योंकि 20% प्लस या माइनस इज अ नॉन ट्रेंडिंग झटके में जोन, होता है। क्योंकि वो झटके में चेंज हो सकता है। ओके, सो हम जनरली क्या करते हैं, 11 बजे हम देखते हैं कि 20% का इम्बैलेंस है, फिर 11:15 बजे देखते हैं कि वो 20 से 25 हुआ, फिर मान लीजिए 11:30 में देखें कि वो 25 से 30 हो गया, इसका मतलब क्लियर समझ में आ गया कि इम्बैलेंस नीचे की तरफ जा रहा है, पुट में ही घुसना है, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइव मार्केट में ये डेटा को आप एनालाइज करके करेक्ट, ट्रेंड पकड़ सकते हैं। अब इस पे कौन सा लेंगे, पुट लेंगे, हाँ, अब पुट लेंगे, लेंगे, कब लेंगे, अच्छा कौन सा लेंगे, हाँ, तो इसमें सिंपल है, जब जो जैसे एट द मनी हम लोग पुट लेना है, करेक्ट, अब एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, हाँ, इसका प्रीमियम 147 रुपए है, करेक्ट, जो मैं सिंपल क्या करता हूं, जिसका डेल्टा 0.30 है, हाँ, उस स्ट्राइक को हम पकड़ लेते हैं। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग हो रही थी इस दिन 23,400 की स्ट्राइक का डेल्टा हमें मिल रहा था 0.3, ओके, तो ये स्ट्राइक हमने ट्रेड चाहे कर वो ली, 3 के बाहर हो, 3 के भी बाहर हो कोई तो भी दिक्कत चलेगा, नहीं। ओके। तो इसमें फायदा क्या है कि 0.3 का डेल्टा अगर आप लेंगे तो 100 पॉइंट तक निफ्टी ऊपर नीचे होगी तो आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कम से कम 80-90 पॉइंट तक। तो क्या होता है इसमें फायदा कि अगर मेरे रिवर्स में 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी मार्केट चली गई, हाँ, तो समझ में आ जाएगा ट्रेड गलत हुआ, तो मैं 20 रुपए की जगह 10 रुपए के लॉस में ही काट के भाग जाऊंगा। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत फायदे करती है। और मान लीजिए मार्केट अगर फेवर में चली गई तो ये आपको डेल्टा बढ़ता जाएगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा देगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, इसी फ्राइडे का जो ये डेटा है, हम लोगों ने ट्रेड लिया था 23,400 की पुट ऑप्शन 65 में, ओके, और वो 100 रुपया हो गई थी क्लोजिंग में। प्रॉफिट शायद कम मिले लेकिन स्टॉप लॉस नहीं खाएगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा और प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा, मिल सकता है। छोटे स्टॉप लॉस पे आप बड़ा प्रॉफिट पे काम मतलब कर 30 पे 0.3 का 0.5 हो जाएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट, क्योंकि एटीएम आ जाएगा, हाँ वो एटीएम आ जाएगी, यस, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो वो एटीएम आ जाएगा, तो उसका डेल्टा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और अगर मार्केट बाउंस कर गई तो उसका डेल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि वो ओटीएम चली गई, तो ओटीएम गई तो रिस्क कम होगा, और इन द मनी आई तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो आपके लिए हर तरीके से फायदेमंद है, ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पूछा कि कब ले, कब ले, हाँ, ठीक है, तो उसके ऊपर आता हूं मैं
अच्छा, सर बताइए। अब देखिए मैं एक सिंपल चार्ट में आ गया हूँ जो जिसके आप ये मुझे मालूम पड़ता है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, बड़ा अच्छा, सिंपल 15 मैंने मिनट रखा है, का, 15 मिनट का चार्ट रखा है इंट्राडे में। अच्छा कि आपने क्लैरिफाई किया 15 हाँ मिनट। 15 मिनट। और जैसे मार्केट से खुली सुबह 9:30 से, तो इसमें हम जो टाइमिंग है, जैसे ये 11 बजे की एक लाइन आप ऐसे बना लें कि ये मेरा 11 बजे, दिस इज अ डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड मार्केट खुलने के बाद। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आपने इम्बैलेंस चेक किया और इम्बैलेंस में आपको मिला कि मुझे पुट लेना है। ओके, ठीक है, ये डिसाइडेड हो गया। करेक्ट। अब ये जो 15 मिनट का चार्ट है, इसमें ये जो आपको ये लाइन क्या है? ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज वीवैप, वीवैप। अच्छा, हम उसको वीवैप बोलते हैं। वीवैप बोलते हैं। तो ये वीवैप है सर। अब वीवैप के ऊपर होने का मतलब मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बोल रहा है हम पॉजिटिव है। वीवैप के नीचे होने का मतलब प्राइस एक्शन बोल रहा है हम नेगेटिव है। हम एक सिंपल रिजेक्शन आ गया वहाँ पर। सिंपल। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे डेटा बोल रहा है 11 बजे की मुझे पुट लेना है और ये वीवैप के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, ठीक है, Okay. तो हम इसे फॉल्स मूव मानेंगे। Okay. जैसे हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि प्राइस एक्शन जो हो रहा है उसके पीछे डेटा एक्शन का क्या सपोर्ट है, क्या ये डेटा बोल रहा है कि ये प्राइस एक्शन सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये डेटा बोल रहा है कि दिस प्राइस एक्शन विल नॉट सस्टेन, तो ये वी विल अवॉइड दिस फॉल्स ब्रेकआउट्स। अब जैसे हमें पुट लेना है, जैसे ये वीवैप के नीचे ट्रेड होने लगी यहाँ पे, दिस इज द टाइम वी विल इंटर द पुट ऑप्शन। ये देखिए वीवैप के नीचे, वीवैप के नीचे, वीवैप के नीचे, वीवैप के नीचे, यहाँ पे दिस इज द एरिया वेयर वी विल बाय पुट ऑप्शन जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था। और स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा 0.3 डेल्टा के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक बन रही है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 20 पॉइंट का बन जाए। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, 20 पॉइंट जैसे आपने बताया। हाँ, या फिर इसमें एक और तरीका है कि ये बेसिकली कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस बनता है। ओके, तो हमने इस हाई लो का डिफरेंस देख लिया। सपोज कीजिए ये हाई लो का डिफरेंस है 60 पॉइंट, इस लेवल से ये डिफरेंस आ रहा है 60 पॉइंट निफ्टी का। तो 60 पॉइंट अगर रिवर्स जाएगी, तो अगर मैं 0.3 डेल्टा की स्ट्राइक लूंगा, तो ये 60 पॉइंट ऊपर जाने में ये करीब 18 पॉइंट का मेरे को लॉस देगी। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे जस्टिफाई किया आपने 20 पॉइंट से। बिल्कुल करेक्ट। तो इस हिसाब से हम ये स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे हम पुट ऑप्शन लेंगे और उसके बाद 1:5 से 1:75 इस रेशियो में हम, सपोज कीजिए अगर मैं 2 लॉट कर रहा हूं तो एक लॉट 1:1.5 पे कर लिया, अगला लॉट हम 1:1.75 पे कर लिया। तो इस तरीके से ये ट्रेड हम लेते हैं सर। बट इसमें ध्यान यही रखते हैं कि हम हमेशा वीवैप पे लें। अब ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, ये ब्रेकडाउन हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, वो यहाँ पे ट्रेड ले लिए, ठीक है कि ब्रेकडाउन हो गया जी, बट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू का डिके है, फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हमारा टारगेट हो गया, फिर हम वेट करते हैं। अब देखिए सेकंड अपॉर्चुनिटी फिर मिली, जैसे आपने पॉडकास्ट में पूछा था कितने ट्रेड मिल जाते हैं। तो सर दिन में एक ट्रेड ये मिला, सेकंड ट्रेड हमें ये मिला क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन आने के बाद ये रिजेक्शन कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमने फिर से ट्रेड लिया पुट ऑप्शंस का। परफेक्ट, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे गिरती चली जाए तो ट्रेड नहीं मिलेगा, दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा, बट वो ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। हम ट्रेड तभी लेंगे, इस मेथड का रूल है कि ट्रेड एक तो 11 के पहले लेना नहीं है, क्योंकि आप 11 के पहले लेंगे तो वो आप फंस सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा, ट्रेड आपको तभी लेना है जब आपको वीवैप पे मिलेगी। वीवैप से अगर प्राइस दूर है तो आपको वेट करना होगा। वीवैप पे प्राइस दिन में एक ना एक बार आता है, अपॉर्चुनिटी देती है, भले वो 2 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2:30 पे आए, बट वो एक बार मौका आपको देगा। तो आपकी एंट्री हमेशा वीवैप पे होनी चाहिए। वीवैप से दूर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और रिस्क वार्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। तो बड़ा सिंपल रूल है, एक तो 9:15 से 11 बजे तक इम्बैलेंस से डिसाइड कर लिया कि लेना क्या, डायरेक्शन लेना क्या है, पुट लेना है कि कॉल लेना है, उसके बाद कौन सा स्ट्राइक लेना है, उसके बाद कौन सा स्ट्राइक लेना है। तो उसके लिए सिंपल है, 0.3 डेल्टा वाला हमने देख लिया, तो स्ट्राइक भी मिल गई। तीसरा, आपको वीवैप पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट का लगा करके जैसे वीवैप पे रिजेक्शन मिले आप एंट्री कर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल थ्योरी है सर, और ये कम से कम 60-70% ऑफ द टाइम काम करती है। आप इसे कल से ही, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन भी ये चीज को देख रहे हैं, आप अगले दिन से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। मैं बताऊं मैं कहाँ बेचूंगा जी, मैं यहाँ पर बेचूंगा, मुझे चार्टिस्ट होना। यस सर, यस सर। वो क्या है, वो आपकी एडिशनल एक्सपर्टीज है, तो शायद मैं ये अभी यूज करूं। यस सर, आपने इसे रिवर्सल कैंडल देख लिया, हैमर बन गया, ये एक रिवर्सल, तो आपने बड़ा और बेटर ट्रेड ले लिया। बट एज अ लेमैन सिंपलिसिटी के लिए, हालांकि ये वीवैप है, वीवैप के ऊपर लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वहां ले लूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन मालूम पड़ गया पहले बढ़, इसीलिए, बिल्कुल, नो अदर रीजन। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो एक बात तो क्लियर हो गई
कि सबसे पहले डेटा देखने के बाद हमको डायरेक्शन देखना है, लेना डिसाइड करना है कि आज मैंने पुट लिया है। अब कौन सा लेना है? सेकंड पॉइंट एटीएम स्ट्राइक्स नहीं, 0.3 डेल्टा जिसका वो लेना है। राइट सर, और राइट तीसरा लेना है वीवेब के पास में। इज दिस क्लियर? यस सर, 1 2 3 मेथड। बिल्कुल सर। और इसको और मैं अच्छे से इसको समझा चलिए देता हूँ। बताइए। मैंने कुछ रूल्स बना रखे हैं। अच्छा। मैं आपको वो रूल दिखाता हूँ बताइए, कैसे हम बताइए। कर सकते हैं सर उसको। रूल नंबर 1, ट्रेड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 11 से 11:30 आप ले सकते हैं, 11 to 11:30। दिस इज रूल नंबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है। यस सर, क्योंकि डेटा से, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में 9:15 बजे डेटा तो बनेगा नहीं, तो जब तक डेटा नहीं बनेगा आप कैसे पकड़ेंगे। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई ट्रेंड विथ द डेटा, जो भी इम्बैलेंस का डेटा है। रूल नंबर 3, इंटर कॉल्स एंड पुट। सपोज आपने इम्बैलेंस से देखा कि हमें पुट लेना है, तो वीवैप के आसपास डेटा के हिसाब से हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। दिस इज रूल नंबर 3 जो आपने बताया सर। रूल नंबर 4, अगर आप एट द मनी के आसपास कर रहे हैं, हाँ, मान लीजिए आप 0.4 डेल्टा कर रहे हैं, तो हम उसमें 30 से 40 पॉइंट लेते हैं। ओके, अगर आप सपोज कीजिए 0.3 डेल्टा कर रहे हैं, हाँ, तो 30 पॉइंट। ओके, 0.4 डेल्टा कर रहे हैं तो 40 पॉइंट। ओके, ये भी क्लैरिफाई कर दिया आपने। ठीक है। 0.3 डेल्टा यानी 30 पॉइंट, 0.4 डेल्टा यानी 40 पॉइंट। ओके, इसका रीजन है 0.3 डेल्टा 30 पॉइंट तब मिलेगा जब मार्केट 90 पॉइंट गिरेगी, 90 से 100 पॉइंट, क्योंकि डेल्टा बढ़ता है। और ये 40 पॉइंट तब मिलेंगे क्योंकि उसका 0.4 डेल्टा है, तो वो 90 पॉइंट गिरेगी। तो हम इस रूल पे ये मान के चल रहे हैं कि हम 100 से 80 पॉइंट की निफ्टी की मूव को कैप्चर कर रहे हैं। करेक्ट। इसलिए इस डेल्टा पे ये मिलेगा। और स्टॉप लॉस 25। अगर आप सपोज 0.5 डेल्टा पे ट्रेड करेंगे 50, तो आपका 50 पॉइंट का टारगेट आपका बनेगा इसके हिसाब से। और स्टॉप लॉस इसमें जनरली 0.3 डेल्टा है तो हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, 0.4 डेल्टा 25 पॉइंट और 0.5 डेल्टा 30 पॉइंट। तो इस हिसाब से ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया और ये आपके टारगेट्स हो गए, ये एंट्री हो गई, ये डायरेक्शन हो गया और ये टाइमिंग हो गई। बिल्कुल। तो ये 5 रूल सिंपल हैं सर, इसके हिसाब से हम ट्रेडिंग लेते हैं। ये क्लैरिटी बेसिकली हो गई जी। बेसिकली वंस अगेन यही है कि डायरेक्शन मालूम पड़ी कि पुट लेना है या कॉल लेना है जी, और उसके बाद किस लेवल पे लेना है वो समझ में आ गया, और वीवर के पास लेना है और फिर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे करना है, ये सिंपल। ये रूल से ऑप्शन में पैसे बनते हैं सर। अब मैं कोशिश करता हूँ जी, लेट्स सी, टेस्ट करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये डेटा मिलेगा कहाँ? ये डेटा एनएससी साइट पर है देखिए, मेरे ख्याल से, आई थिंक इज देयर, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वहाँ हाँ, जिसे ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो एनएससी की वेबसाइट पे आता है। ओके। बट एनएससी की वेबसाइट पे क्या है कि आपकी सारी स्ट्राइक्स आती हैं, मतलब सारी आती जितनी भी स्ट्राइक्स हैं मार्केट में सब आती है। तो बट रिलेवेंट क्या होता है, रिलेवेंट हमारे लिए एट द मनी या उससे 4-5 स्ट्राइक ऊपर ही होती है। करेक्ट। तो उसका डेटा और रिफाइंड वे में चाहिए तो वो ऑटो टेंडर में मिलता है। ओ, तो उसमें ऑटो टेंडर क्या है? उसमें बेसिकली जैसे चार्टिंग के लिए कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हाँ। वैसे ऑटो टेंडर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारा डेटा आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ रहा है और डेटा को काफी रिफाइन फॉर्मेट में आता है वहां पे। जैसे क्या है, 3 मिनट के इंटरवल पे हमें देखना है, हमें 5 मिनट पे देखना है, 15 मिनट पे देखना है, तो वो उस फॉर्मेट में आता है। प्लस उसमें एक खास, लेकिन आप 15 पॉइंट्स देखते हैं? 15 मिनट्स भी जनरली हम 15 मिनट देखते हैं। हाँ। प्लस उसमें क्या है, जैसे हम चार्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वहां पे आप डेटा की चार्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, डेटा की चार्टिंग कर सकते हैं, उसमें लाइन चार्ट वगैरह आप देख सकते हैं, डेटा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में कैसे आता है, मैं आपको दिखाता हूं उसको। ये डेटा हमारे पास 9:30 ऑनवर्ड्स हम देख पा रहे हैं, ये कॉल हो गई, ये पुट हो गई और इसकी ये इम्बैलेंस हो गई और सिग्नल इसके बेसिकली निकल गए। अच्छा, सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिल गया, मैं सोच रहा था ये क्या है, इससे आपने बता दिया, सिग्नल मिल गए। और ये वीवैप भी आ रहा है। सेल मतलब पुट? हाँ, सेल मतलब पुट लेना है। हाँ, अगर बाय होता तो मैं कॉल लेते। ओके, ये इजी हो गया। यहाँ पे वीवैप भी आ गई, प्राइस आ गई और वीवैप का भी क्या सिग्नल आ रहा है वो भी आ गया। ओके, ठीक है। और ये हर 15 मिनट, अभी जैसे टाइम फ्रेम है, आप इसे 3 मिनट भी कर सकते हैं, 6 मिनट भी कर सकते हैं, तो ये हर टाइम पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं तो 10:45 पे ये देखिए इम्बैलेंस 1,62,00,000 शेयर का है। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई कि हमें कॉल तो नहीं लेना है और सेल सिग्नल हमें ये देखिए डेटा से भी मिल रहा है और ये वीवैप से भी हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। और इसमें एक खासियत और है कि ये जो डेटा हम देख पा रहे हैं इसकी हम प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे तो ये जैसे डेटा अभी हमने देखा टाइम वाइज, और उसी डेटा का सर ये ग्राफिकल फॉर्मेट आ रहा है। जैसे मान लीजिए सुबह हम देख रहे थे कि ये 50 लाख के आसपास का ओपनिंग इम्बैलेंस था
और धीरे धीरे माइनस में ये डेटा देखिए बढ़ता गया, और इधर निफ्टी का डेटा आ रहा है और इस साइड बैंक निफ्टी का। अच्छा, ये बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो अब दोनों का डेटा में कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। हाँ। तो अगर बैंक निफ्टी वीक है तो ऑब्वियस है कि निफ्टी वीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों डेटा दिखता रहता है, और वो इम्बैलेंस बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और प्राइस अगर वीवैप पे मिल गया तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे पुट ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस में बाउंस आया बट डेटा में कोई बाउंस नहीं आया। तो डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से इसमें बैंक निफ्टी का भी डेटा देख सकते हैं, फिर निफ्टी का भी देख सकते हैं, और कई जगह स्टॉक्स का भी डेटा आता है। तो ये बेसिकली इसमें सारा डेटा आता है सर इस सॉफ्टवेयर में, जो ऑटो ट्रेंडर के नाम से जाना जाता है। मतलब बेसिकली ग्राफिकल आ गया। यस सर, इसमें विजुअली आ गया, विजुअल भी आ गया। मैं तो चार्टिस्ट हूं, मुझे विजुअल ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब डेटा वाला मेरा काम नहीं है। तो जो डेटा ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो डेटा इसमें हम लोगों ने एक जगह डाल दिया, क्योंकि जैसे चार्टिंग के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये है जहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, एफआईस का डेटा आ रहा है, ग्रीक्स का डेटा आ रहा है, डेल्टा कहाँ पे मुझे है, समझ में नहीं आता है, प्लीज ग्रीक्स वगैरह भी सब डेटा इसमें आता प्लीज मत, मुझे समझ में नहीं आता है। तो जी सर, जी गामा मामा मुझे समझ में नहीं बट वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये सिंपल है। हाँ, अगर सिंपल सिंपल देखिए, जितना सिंपल कर सके उतना अच्छा। बट अगर किसी को मान लीजिए इसमें गामा देखना है, डेल्टा देखना है, तो वो सब सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आते हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। एक्चुअली मुझे नॉलेज डेरिवेटिव्स का नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा नॉलेज थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहूँगा, और व्यूअर्स के लिए एक ये अच्छा बेनिफिट हुई। तो लेट्स सी सर। थैंक यू सर, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको सर लास्ट 30 सालों से ट्रैक कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस में आइडल हैं सर। तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के पहले मैं एक बार सर का नहीं सर, थैंक यू। हम हैं व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं जीता हूँ व्यूअर्स के लिए। अगर ये सर। मकसद रहता है तो फिर व्यूअर्स का फायदा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमको पता नहीं हमको कौन देख रहा है। जी सर। जो अपने पैसे ट्रेड करता है, वो पैसे किसके पैसे हैं मुझे पता नहीं आपको पता है। जी सर। हो सकता है उनके बच्चों के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, बेटी की शादी के लिए हो, जी सर, रिटायरमेंट का फंड हो, और वो अपने पैसा लगाते हैं आपको और हमको सुनकर। जी सर। तो हमारा एक धर्म बन जाता है कि हम उनके लिए एक सेवा करें। जी सर, बिल्कुल। और राइट ऑब्जेक्टिव से किया गया काम हमेशा सक्सेसफुल होता है सर। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।